Good. Chalo. Once again, good morning, everyone. Get activated. Please keep your pens, keep your notebooks beside you. देखो 28 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है विद एक्सप्लेनेशन. So what I'll do is I'll try to give you the concepts at least of all the questions, at least the concepts. और जिन लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया है वो वापस से इसको सॉल्व करें. I can guarantee you कि जितने क्वेश्चंस ये मैंने दिए हैं ना आपको, उतने क्वेश्चंस में से ही आपके फर्स्ट चैप्टर के पेपर बनेंगे. अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपके पेपर में से तो क्वेश्चन आया ही नहीं. अरे मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से कॉन्सेप्चुअली अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा कंसेप्चुअली. बाकी क्वेश्चन तो इनन्यूमरस बन सकते हैं भाई. 28 क्वेश्चन में चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं होता है. तो डोंट रिलाई ऑन दिस ओनली कि मैं ये 28 क्वेश्चन करके जाऊंगा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं. हाँ, कंसेप्चुअली अगर सॉल्व कर लिया तो खत्म. एंड दैट इज व्हाट इज द टारगेट फॉर अस इन प्रैक्टिस सेशंस. इज दैट क्लियर? हम कंसेप्चुअली ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. चल सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. आई जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट सो दैट आपको ये दिखे. ओके, आई सपोज एवरीबॉडी इज एबल टू सी. जो लोग मोबाइल डिवाइसेस पे भी हैं उनको भी दिख रहा होगा most probably. So yeah, okay, great. Chal, you can put down your hands now. You can lower down your hands and we will move ahead with very interesting session. Chalo start karte hain. Chapter number 1 practice session. Welcome all. Once again, keep your pens, notebooks beside you. Question number wise at least concepts लिखते जाना. कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तुरंत अपना हैंड रेज कर दीजिएगा so that we can take up your doubt. Okay? चल. Question number 1. Which of the following contains the maximum number of molecules? Simple. Simple है. आपको यहाँ पर क्या करना है? Yes. Yes, Yash. What is your doubt, बच्चा? बोलो. No, sir. It was left by mistake. Okay. Okay. All right. Great. चल. तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते जाऊंगा. यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ. Let me just put this. क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है which of the one has highest molecules. एक दिया है उसने 1 ग्राम N2, एक दिया है उसने 1 ग्राम CO2, एक दिया है उसने 1 ग्राम H2 और एक दिया है उसने 1 ग्राम NH3. करेक्ट? 1 ग्राम NH3. अब सिंपल है यार, मॉलिक्यूल्स ढूंढ रहे हैं किसके अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं. तो याद करो मोल कॉन्सेप्ट के वो 3 फॉर्मूलास है ना. करना क्या है? सिंपली इनके मोलर मासेस से डिवाइड कर देना है. सिंपली इनके मोलर मासेस से डिवाइड कर देना है. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी हो गया क्योंकि सबके ग्राम्स जो हैं वो इक्वल दिए हैं. तो आपको बस इतना देखना है जिसका मोलर मास हाईएस्ट, जिसका मोलर मास हाईएस्ट उसके मोल्स विल बी द लीस्ट, उसके मोल्स विल बी द लीस्ट. और जिसके मोल्स सबसे कम है उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम होंगे. इज दैट क्लियर? एंड अदर वे अराउंड जिसका मोलर मास लोएस्ट उसका मोल्स हाईएस्ट होंगे, उसका मोल्स हाईएस्ट होंगे. और मोल्स हाईएस्ट होंगे तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाईएस्ट होंगे. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए तो सब मोल्स को हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं. याद आया ना? मोल्स को हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं. इज दैट परफेक्टली ओके? 100% पक्का? जब मैं पूछूं तो प्लीज इंडिकेट समथिंग. थम्स अप डालो, तालियां डालो, लाफिंग सिंबल डालो, कुछ तो दे दो. Something reaction should be coming so that I know I am audible to all of you. Is that clear? चल. Next question. Question number 2. चल. Question number 2 देखते हैं. Calculate the mass of SO3 produced if 500 grams. देखो मैं बाजू में ना यहाँ पर छोटा छोटा करके मैं यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो मैं लिखते जाता हूँ. Produced 500 grams of SO2 reacts with 200 grams. तो 500 grams of SO2 दिया है and 200 grams of O2 दिया है. परफेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन भी दे दिया है भाई. इतना जनरस कैसे हो सकता है कोई? इतना जनरस कैसे हो सकता है? ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 goes to SO3 ट्वाइस. ये दे दिया है उसने. वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. और दूसरा क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ SO3. अब सबसे पहले मुझे बताओ कितने बच्चों को लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है? बताओ.
कोई है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये तो सबको पता है, एवरीवन नोज. ओके, वर्तिका राजपूत हैज डाउट. यस वर्तिका, टेल मी व्हाट्स द डाउट, वेयर आर यू स्टक? ओके, धीर शाह बताओ क्या डाउट है? अच्छा, आपका माइक नहीं चल रहा है. आप प्लीज मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करिए इफ इट इज पॉसिबल. डू दैट क्विकली. ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट अपने को पता है क्या होता है. व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट इज नथिंग बट दैट रिएक्टेंट which actually limits the formation of products. याद आया ना? अब किसी को याद है लिमिटिंग रिएजेंट का ट्रिक बताया था मैंने, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. किसी को याद है? प्लीज पुट अ रेज हैंड सिंबल. सल्फर का मास चाहिए आपको. सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो SO2 का मोलर मास मैं यहां पर लिख देता हूं. SO2 का मोलर मास आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 इंटू 2, 32 दैट इज 64. करेक्ट, 64 ग्राम्स पर मोल. एंड मोलर मास ऑफ O2 हो जाएगा दैट इज 32. करेक्ट है? इज दैट ओके? ओके, यस हर्ष, गो अहेड. क्या डाउट है? सर वो आपने क्वेश्चन पूछा था. अच्छा, क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर दे रहे हैं. हाँ बोलिए. सर हम जो मोल्स दिए होते हैं ना उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड बट कर यहाँ पर तो ग्राम्स दिया हुआ है, तो क्या करोगे? सर उनको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे और हाँ, फिर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो देखो स्टेप नंबर 1, देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा मैं आपको. स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटीज इनटू मोल्स. तो आप 500 को डिवाइड करोगे, 500 को डिवाइड करोगे बाय 64, तो आपको आंसर मिलेगा 7.8. 7.8 मोल्स SO2 के दिए हुए हैं. और 200 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.25. ठीक है, अब करना कुछ नहीं है. पॉइंट नंबर 2, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई होता है? मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दो. जिसकी ये वाली वैल्यू लेस है ना, वो बंदा लिमिटिंग रिएजेंट है. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. तो सिंपल है, यहां पर आपको क्या करना है? 7.8 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6.25 डिवाइडेड बाय 1. कैलकुलेट कर लो, देख लो. 7.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मुझे दिख रहा है ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, है ना? 3 पॉइंट समथिंग. और ये तो 6.25 ही रहेगा, ये तो 6.25 ही रहेगा. तो बच्चा आपका SO2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. परफेक्ट है. अब उसके आगे की कहानी तो मुझे आई थिंक समझाने की भी जरूरत नहीं है. जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 7.8 के रिस्पेक्ट में ही बनेगा. तो बैलेंस्ड इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है 2 मोल से 2 मोल बनता है, तो 7.8 मोल से भी 7.8 मोल्स ही बनेगा. लेकिन उसने कैलकुलेट द मास ऑफ बेसिकली क्या पूछा है? मास ऑफ SO3. तो इस 7.8 को मोलर मास ऑफ SO3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? अरे भाई, लिमिटिंग रिएजेंट में काफी बच्चों को डिफिकल्टी रहती है, तो इसीलिए प्लीज इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि ये समझ लें. दैट्स व्हाट द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन इज मेड फॉर. परफेक्ट है. चल, पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली चलेंगे. अच्छा, ये आपका फिजिक्स के अंदर हुआ है. राउंड ऑफ 0.0525 टू अ नंबर विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? ये फिजिक्स में हुआ है आपका. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस. मैं अपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. फिजिक्स में जो सिखाया गया आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बस वो फॉलो करो. सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो पार्ट है वहां के लिए रखो. इज दैट क्लियर? चल, नंबर 4. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ. एटलीस्ट लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो मेरे को बताओ. A reaction mixture for production of NH3 gas contains N2 plus thrice H2 goes to twice NH3. देखो मैं राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर लिखते ही जा रहा हूं साथ साथ में. करेक्ट है? देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है. यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ उसने. 250 ग्राम्स ऑफ N2 and 50 grams of H2.
under suitable gas. Identify the limiting reagent, calculate the mass of NH3 produced. देखो मैंने अपने क्वेश्चंस के आगे वो भी लिखा हुआ है कि कितने मार्क का क्वेश्चन होगा ये. अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा तो कितने मार्क का होगा वो भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है. सो प्लीज फुली कंसंट्रेट करो और मेरे को बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा. चैट बॉक्स ओपन है, मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं. H2 is the limiting reagent. Two students have answered me, Heath Patel and Dvij Parikh. Panth and Hriday Joshi, you had to write your branches while entering the class. I have allowed you, but हर बार नहीं चलाऊंगा मैं. हाँ भाई, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया. H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट. जितने लोगों का H2 लिमिटिंग रिएजेंट आया है वो एकदम परफेक्टली राइट है. दे आर परफेक्टली राइट. इज दैट क्लियर? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट. परफेक्ट है और बहुत थोड़े से डिफरेंस से है, लेकिन है. इज दैट क्लियर? तो अब जो भी बनेगा NH3 का जो भी बनेगा वो H2 के रिस्पेक्ट में बनेगा. इज दैट क्लियर? वो H2 के रिस्पेक्ट में बनेगा. तो बस कैलकुलेट करो. चलो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. मास ऑफ NH3 कितना बनेगा? मास ऑफ NH3 mass of NH3 amount of ammonia produced. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है. यहां पर दिख रहा है 6 ग्राम से 34 ग्राम्स मिलता है, तो 50 ग्राम से कितना मिलेगा? So that is nothing but 34 into 50 divided by 6. अच्छा, आप मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. So I'll just give you the exact answer. एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 283.3 grams. 283.3 grams. So only Harsh Shah could get the answer right. Dhanushka Patel could get the answer right. Tanush Deshpande, you were really close. 221 तक पहुंच गए थे, 60 ग्राम से रह गए. भीष्मा टक्कर तो 850 ग्राम दे रहा है मेरे को. अरे भाई. Yes, Dheer, can you unmute yourself? Am I audible to you now? And yeah, hello Dheer. No, there is some problem, still some problem in your mic. I'm not able to hear you. Okay. Okay. Just hold on for a minute. All right. 283.3. Is that clear? आपके यहाँ पर मोल्स आए होंगे 8.3 के अराउंड. 8.3 के अराउंड मोल्स आए होंगे. यस एवरीवन? गुड. चल धीर बेटा, कहां पर अटके हुए हो मेरे को बताओ. मेरे को पता नहीं चलेगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. एंड इफ इट इज क्लियर तो राइट इट सर, इट इज क्लियर. Dheer, are you there? Okay, he's there, but neither is able to write or neither is able to give me any indication. Dheer? Okay, ask me after the class. ठीक है, all right, great, चलो.
Question number 5. Once again, physics question. Which among the following is having the highest number of significant figures? ये आपका वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा. Is that clear? परफेक्ट है. कोई आंसर दे सकता है मेरे को इसका, so that I know you are clear with this part. वैसे तो आपकी केमिस्ट्री में ये पार्ट ओमिट ही कर दिया गया है, सीबीएसई ने इस साल ओमिट ही कर दिया है केमिस्ट्री में, बट कोई आंसर दे सकता है तो इट विल बी गुड. यस कुशल त्रिवेदी. सर कौन से का दूं? अरे विच अमंग द फॉलोइंग, ए बी सी डी में से ऑप्शन देना है आपको. 1.123. Very nice. 1.123 into 10 to the power minus 3. That is having the measurement with highest number of significant figures. That's awesome. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि बच्चे क्लियर है सिग्निफिकेंट फिगर वाले पार्ट से. फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर ए आएगा. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए आएगा. Is that clear? नहीं सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन. तो ये ऊपर वाला फोर्थ था, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था? थर्ड क्वेश्चन वाज राउंड ऑफ 2. तो ये आपका आंसर आएगा 0.052 विल बी योर आंसर. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स था ना? नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये आपका आंसर रहेगा. इज दैट क्लियर? 0.052 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. सिंस इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग में बाद में अगर आपको देखना हो तो आपको पता चलता रहेगा. State and illustrate law of multiple proportion. Once again, this part of chemistry has been omitted, but हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, because ये चीजें आपको 12th में काम आने वाली हैं. So I have just put few of the questions so that you know it's clear in your mind. चल, क्वेश्चन नंबर 6 कौन बता सकता है मेरे को? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. वेरी नाइस. काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे को आंसर दे सकते हैं, और काफी सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं. आई वांट यू पीपल टू रेज योर हैंड्स, एटलीस्ट ट्राई. यस, दृष्टि ठक्कर, गो अहेड. अरे यार, मैं हमेशा आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ. दृष्टि ठक्कर, यस, गो अहेड. Sir, if two elements combine to form a compound, the different masses of one of the element that combines with the fixed mass of other element are in a whole number ratio. Very nice. Exact answer दिया है भाई दृष्टि ने. Exact answer. When two elements, let's suppose A and B, they are combining to form different compounds. Then the masses of one element combining with the fixed mass of other element, those masses are always in whole number ratios. This is what is law of multiple proportion. अच्छा, अगर आपको illustrate करने के लिए वो बोल दे तो भी आप कर सकते हैं. 2 एग्जांपल ले लो. सबसे सिंपल एग्जांपल, H2 plus O2 gives H2O and H2 plus O2 gives H2O2. ये सबसे सिंपल एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझाने के लिए. ठीक है. अच्छा, अगर ये याद ना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ले लो. C plus O2 going to CO and C plus O2 going to CO2. ठीक है. ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं. उनके अंदर आप 2 एलिमेंट्स हैं, C plus O, H plus O, है ना? उनमें से किसी एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे के मास के रेशियोज निकालोगे तो वो 110% होल नंबर ही आएंगे. कोई मुझे बता सकता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां फेल हुआ था? कैन एनीबॉडी टेल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां फेल हुआ था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां फेल हुआ था? देखो, कोई वैसे कोई पूछने नहीं वाला है, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए. यस, कुशल त्रिवेदी, गो अहेड. सर आइसोटोप्स में. वेरी नाइस. आइसोटोप्स, जब एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स आने शुरू हो गए थे तो वहां पर जाके ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल हो गया था. नाउ दीज आर वेरी ओल्ड लॉज. ठीक है. जब रेवोल्यूशन आया, आइसोटोप्स पता चले, तो ये लॉज का थोड़ा सा फेलियर आया, लिमिटेशन आया. इट्स नॉट फेलियर, आई वुड से इट्स लिमिटेशन, कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द आइसोटोपिक फॉर्म्स. चल, क्वेश्चन नंबर 7. Calculate the amount of CO2 produced by reaction of.
by reaction of 32 grams of CH4 and 32 grams of O2. Once again 3 marker question. Once again 3 marker question. मैंने आपको कितनी बार बोला है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 7th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। 7th क्वेश्चन वो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड जब CH4 रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो हमको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, राइट? सबसे पहली चीज इज यू बैलेंस द इक्वेशन। है ना? सबसे पहली चीज ये है, यू बैलेंस द इक्वेशन। तो फटाफट से बैलेंस करके बताओ जरा, कितने मेरे को आंसर कर पाते हैं। ओके, गुड। सो स्टूडेंट्स आर वेरी क्विक इन बैलेंसिंग। जिन लोगों ने हैंड रेस कर दिया है दे आर प्रैक्टिसिंग वेल, जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं किया है दे आर स्ट्रगलिंग स्टिल। गुड, अब सबके हाथ खड़े हो गए हैं, बहुत क्विक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो धनुष्का पटेल को चांस देते हैं। धनुष्का, कैन यू गिव मी? Yes, sir. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. वेरी नाइस, CH4 प्लस 2। तो ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया जहां पर आपको रेशियो मिल जाएगा 1:2 goes to 1:2, है ना? ये मिल जाएगा आपको, रेशियो मिल जाएगा। अब पूछा क्या उसने बोला है 34 ग्राम्स, 34 की 32, CH4 के 32 है, 32 grams of CH4 reacts with 32 grams of O2। चलो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। 32 डिवाइड बाय 16 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 2 मोल, ये आ जाएगा 2 मोल। 32 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा 1 मोल। फिर डिवाइड कर लो इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये है आपका 2 और ये है आपका 0.5, मतलब आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा O2। देखो उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, इस बार लिमिटिंग रिएजेंट पूछा नहीं था, लेकिन आपकी जवाबदारी है, आपको चेक करना ही पड़ेगा जब दोनों रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, अगर उनके मासेस दिए हुए हैं, तो आपको दोनों के एटलीस्ट चेक कर लो, रफ में भी चेक कर लो, लेकिन कर लो कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अगर है तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो यहाँ देखो 2 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? तो दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 0.25। अच्छा, मास ढूंढना है, मास ढूंढने के लिए इनटू 44। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, आपके पास मोल्स थे, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा, एंड दैट आंसर इज नथिंग बट 11 grams। 11 grams of CO2 will be produced। 11 grams of CO2 will be produced। Is that clear? परफेक्ट है। अरे भाई आंसर आया, थम्स अप दो मेरे को। जो लोग सॉल्व करके आए थे उनका आंसर यही आ रहा है। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस आंसर? गुड, बढ़िया। तो आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं 100%। चल, लेट्स गो अहेड एंड सी the 8th question। The number of oxygen atoms present in 5 moles of glucose। कौन बता सकता है मेरे को? चलो ये 8th क्वेश्चन कौन बता सकता है? 8th क्वेश्चन। कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया यहाँ पर? सिर्फ 3 जने। दिस इज नॉट डन यार, काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने बोला था, उन्होंने सॉल्व किया है। चलो चलो, आई एम वेटिंग। और अगर नहीं किया तो अब भी सॉल्व करो, आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही ये है, घर पे तो प्रैक्टिस करते नहीं हो, यही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? लो क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8,
आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन बी 22 ग्राम्स ऑफ CO2? 22 ग्राम्स आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं 7th क्वेश्चन का आंसर। कुछ गलती हो गई अपने से। 0.25 इंटू 44 नहीं 11 ही आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 32 ग्राम्स आया था। 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 तो ये 2 और ये 32 ग्राम्स दिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना ग्राम्स दिया हुआ है? 32 ग्राम्स ही दिया हुआ है ना 7th क्वेश्चन में 32 ग्राम्स। हाँ तो 32 डिवाइडेड बाय 32 तो ये हो जाएगा 1 मोल। 1/2 तो 0.5 मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके 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 हाँ 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 भाई गलती हो गई। एक ही मिनट, हमको ये 0.5 मल्टीप्लाई नहीं करना था यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। किसने मार्क किया ये? दृष्टि थैंक यू सो मच। हमको ये 0.5 नहीं लेना है भाई मल्टीप्लीकेशन के लिए। दिया कितना हुआ है? 1 मोल। तो 2 से 1 मोल बनता है तो 1 मोल से कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 1 मोल से 0.5 मोल बनेगा, उसको 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 ग्राम जाएगा। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू सो मच। शी इज द ओनली वन हु इज एक्टिव इन द क्लास। बाकी सबने थम्स अप दे दिया था आंसर के लिए। ऐसे मत करो भाई, ये वाला 0.5 नहीं लेना है। ये तो हमने कैलकुलेट किया था टू सी विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली में जो दिया हुआ है वो तो 1 मोल दिया हुआ है ना ऑक्सीजन का, तो इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना। देखो सर से भी गलती हो गई तो आपसे तो होनी लाजमी है। 8th क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे? 8th क्वेश्चन का आंसर विश्वा मोदी परफेक्टली राइट। चैट बॉक्स के अंदर उन्होंने मेरे को आंसर दिया है परफेक्टली राइट, बट वो कैलकुलेट कर लो 30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। इज दैट क्लियर? 30 इंटू 6 पॉइंट, yeah that is 30 Na. You will get the answer as 30 Na. 30 into Na ये आपका आंसर आएगा, लेकिन उसको कैलकुलेट कर लेना। हाँ विश्वा मोदी ने मेरे को कैलकुलेट करके दिया है सर। आंसर आएगा 180.6 इंटू 10 टू द पावर 23। नाउ जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ एक्टिवेट हो जाएं। देखिए आंसर को कभी भी ऐसे मत छोड़िए। नेवर लीव इट दिस वे, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन 1 डेसिमल, राइट? तो यश उमंग जोशी ने परफेक्ट आंसर दिया है सर 1.806 इंटू 10 टू द पावर 25 सर, 10 टू द पावर 25 ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा 10 टू द पावर 25 होगा या 10 टू द पावर 21 होगा। चलो कितने लोग हैं जो मेरे को ये चीज करेक्ट बता पाते हैं? 10 टू द पावर 25 आएगा या 10 टू द पावर 21 आएगा? लेट मी सी कितने बच्चे क्लियर हैं यहाँ पर। यश उमंग ने मेरे को 10 टू द पावर 25 दिया है। विश्वा मोदी सेज 21, प्रांजलि प्रजापति 21, पंच चावड़ा सेज 25, तानुष देशपांडे आल्सो सेज ही 25, 21। देखो कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन है इतनी सी चीज को लेके। ये कंफ्यूजन दूर करें आपका। शुड आई डू दिस कंफ्यूजन? शुड आई टेक अवे योर कंफ्यूजन? देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। 10 टू द पावर को भूल जाओ अभी, 10 टू द पावर को भूल जाओ। आपको ये 180.6 को इसमें कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो 180.6 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ही ये कन्वर्ट होगा, है कि नहीं? अब अगर मैंने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं उसी वक्त 10 टू द पावर 2 से डिवाइड भी करता हूं, उसी वक्त 10 टू द पावर 2 से डिवाइड भी करता हूं। अब ध्यान से देखो किस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं कि अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो 10 तो डिक्रीज होगा, पावर में डिक्रीज होगा, और अगर राइट साइड लेके जा रहे हैं तो उतना इंक्रीज होगा। अरे ऐसे रटो नहीं यार, लॉजिक लगाओ। देखो आपको इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 10 टू द पावर 2 तो इसको यूज हो गया, इसको यूज हो गया, बचा क्या है नीचे 10 टू द पावर 2।
तो आपका आंसर आएगा 1.806 इंटू 10 टू द पावर 21, नॉट 25। तो जितने लोगों ने 21 आंसर दिया था वो गलत है। ये लॉजिक है भाई, लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये 10 टू द पावर 2 जो है वो तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यूज हो गया है, उसको 1.80 नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उल्टा हो गया, कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। आई एम रियली सॉरी। देखो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना है। अब इस वैल्यू को डेसिमल इधर लेके जाना है, तो 180.6 को डिवाइड बाय जब 100 करूंगा तब मेरे पास आंसर आएगा 1.806। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। अरे भाई सब लोग हैं यहाँ पर, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा डिवाइड बाय 100 तो आएगा, तो 10 टू द पावर 2 यहाँ पर यूज हो गया, 10 टू द पावर 2 जो डिवीजन वाला है वो यहाँ पर यूज हो गया, तो मल्टीप्लाई वाला इसके साथ जाएगा, आंसर आएगा 10 टू द पावर 25, दैट इज 1.806 इंटू 10 टू द पावर 25 इज योर आंसर। ठीक है, तो जितने लोगों ने 21 बोला था वो गलत है, जितने लोगों ने 25 बोला था वो सही है। विश्वा मोदी, आपको पता नहीं चला, सिंपल सा लॉजिक है मेरे बच्चे। 180.6 को अगर मुझे 1.806 करना है तो मुझे इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 की मल्टीप्लाई बाय 100। विश्वा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जस्ट ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ विश्वा, बी लाइव विद मी। डिवाइड, तो इसको मैंने डिवाइड बाय 100 किया, तो मुझे मतलब इस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करना है। हाँ। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा सेम टाइम पे, ताकि वैल्यू में चेंज ना हो, है कि नहीं? तो ये Yes. डिवाइड बाय 100 तो इस वैल्यू में यूज हो गया, बचा क्या, मल्टीप्लाई बाय 100 वाला, वो पावर में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.806 इंटू 10 टू द पावर 25। Okay. ओके, समझ में आया? Yes. Yeah. पक्का? गुड, हाँ. चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब थोड़ा क्विक चलेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद मोलर मास। किसी को पता है, किसी को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल है। 9th क्वेश्चन, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? 9th क्वेश्चन, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है CH, आपको मोलर मास दिया है कंपाउंड का, मोलर मास दिया है 78, आपको ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए n का वैल्यू। हु विल टेल मी फटाफट से n क्या होता है? n ओके, हीत पटेल, गो अहेड। हीत पटेल, n का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होए, मोलर मास, दैट इज Molar mass, मॉलिक्यूलर sir, मास अपॉन इंपेरिकल मास। इज दैट क्लियर? तो Yes, sir. मोलर मास आ गया 78, इंपेरिकल मास यहां से निकलेगा, दैट इज 12 + 1 13, 13 6 78 होता है। तो सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला को n से जब मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज C6H6। बहुत बढ़िया। सो दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, calculate the mass of oxalic acid dihydrate required to prepare 0.1 molar of 250 ml of its aqueous solution. Solution stoichiometry का क्वेश्चन है ये, solution stoichiometry का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। I have given you the way out how to solve these questions, है ना? सबसे पहले गिवन निकालेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है 10th के अंदर? सबसे पहले गिवन निकालो। गिवन के अंदर आपको 10th क्वेश्चन के अंदर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। 10th क्वेश्चन देखो ये रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2O4.2H2O, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका आपको मास ढूंढना है। फाइंड द मास ऑफ दिस थिंग, आपको मास ढूंढना है। डाइहाइड्रेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर, मतलब मोलैरिटी दे दिया आपको, मोलैरिटी दे दिया कितना 0.1 मोलर, और आपको वॉल्यूम भी दे दिया।
वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, दैट इज नथिंग बट 250 ml दे दिया ना। अच्छा, इसी को लीटर्स में यहीं पे कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.25 लीटर्स, 0.25 लीटर्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है, मास ऑफ दिस थिंग, मास ऑफ दिस थिंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। सिंपल है। चल यहां पर लेट्स गिव यू अ कलर चेंज, ब्लैक ब्लैक, जिंदगी ब्लैक हुई पड़ी अभी, अभी ब्लू कर देते हैं। चलो यहां देखो, सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल वी डू, वी नो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, है कि नहीं, याद है ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं फर्दर एक्सपैंड कर सकता हूं क्या, कैन आई एक्सपैंड नंबर ऑफ मोल्स, यस आई कैन एक्सपैंड mass of solute divided by molar mass of solute into volume of solution in liters. I think अब मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है ना। मोलैरिटी दिया है, मास आपको ढूंढना है, मोलर मास आप ढूंढ सकते हो, वॉल्यूम आपको दिया है, देख लो एक ही वेरिएबल है जो अननोन है। मेरा क्वेश्चन ये है, मोलर मास ऑफ C2H2O4.2H2O लोगे या मोलर मास ऑफ C2H2O4 लोगे, क्या लोगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। बस अगर इतना पार्ट मैंने क्लियर कर दिया इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। बी वाला पार्ट लोगे या ए वाला पार्ट लोगे, दोनों में फर्क आएगा भाई, दोनों में फर्क आएगा। धीर सेज सर बी, पंत सेज बी, हीत सेज ए। अरे भाई क्वेश्चन को वापस पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वापस एक्टिवेट कर रहा हूं, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्या पूछा है वो, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। क्या उसने पूछा ऑक्सैलिक एसिड का मास ढूंढना है, नहीं, उसने पूछा ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मास ढूंढना है। तो मतलब आपको वो H2O.2H2O जो उसके साथ लगा है वो छोड़ना नहीं है, उसको मोलर मास में काउंट करना है, उसको मोलर मास में काउंट करना है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट पूछा है उसने। अच्छा, अगर उसने मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड भी पूछा होता लेकिन फॉर्मूला .2H2O करके दिया होता तो आपको डाइहाइड्रेट ही कंसीडर करके चलना है। इज दैट क्लियर? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ब्रैकेट में अगर फॉर्मूला दिया होता C2H2O4 तो खाली ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास लेते, लेकिन अगर उसने .2H2O अंदर लगाया है मतलब वो डाइहाइड्रेट की ही बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर मोलर मास A का लेना है, B का नहीं लेना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 90 तो इसका होता है ऑक्सैलिक एसिड का प्लस 36 ऑफ वाटर, आंसर आएगा 126 ग्राम्स पर मोल, 126 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मास आप यहाँ रखोगे। इज दैट क्लियर? ये मोलर मास आप ये वाले फॉर्मूला में रखोगे। बाकी आई थिंक परफेक्टली क्लियर है। आंसर दे देता हूं मैं आपको क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सुविधा है कैलकुलेटर की, सो दैट वी कैन बी क्विक। मैं आपको आंसर दे देता हूं। 10th क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 3.15 ग्राम्स, 3.15 ग्राम्स। ठीक है, आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 10th क्वेश्चन का आंसर बड़ा बड़ा यहाँ पर 3.15 ग्राम्स। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, मोलर मास 126 लेना है, डू नॉट फॉरगेट दैट। अरे भाई कोई है जिसको इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है? चल 11th क्वेश्चन once again theoretical type question. Part of this has been omitted from your CBSE syllabus for this year, but we will do it so that आने वाले लाइफ में अपने को कभी गड़बड़ ना हो। NO and NO2 are two oxides of nitrogen. Which of the following chemical combination is illustrated in these compounds? Law बताना है, which law of the chemical combination is illustrated by these compounds? State the law. देखो हर एक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, 1 मार्क के ही है। पहले में आपको खाली इतना बताना है कौन सा लॉ है। कौन बताएगा जल्दी से, कौन बताएगा? NO and NO2 are two oxides. चलो बढ़िया। वर्तिका राजपूत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. Law Yes. of multiple proportion. Very nice. Law of multiple proportion, and I think Drashti Thakur had
explained us law of multiple proportion previously, है ना, उन्होंने स्टेट किया हुआ है, तो बस वही स्टेटमेंट यहाँ पर वापस रिपीट कर देना है। चल बढ़िया। 11th क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इन ग्राम्स। मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इन ग्राम्स। मैग्नीशियम का उसके लिए आपको मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास लिख लीजिए, मैग्नीशियम का मोलर मास। मैग्नीशियम का मोलर मास इज 24। मैग्नीशियम मोलर मास इज 24। अब सोचो, इस क्वेश्चन के ऊपर सोचो। 11th का बी पार्ट, 11th का जो ए पार्ट था, 11th का जो ए पार्ट था दैट वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और वो प्रीवियसली हमको दृष्टि ने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। ओके, फिर आता है आपका बी पोर्शन, मैग्नीशियम के एक एटम का मास ढूंढना है ग्राम्स में। कोई बता सकता है मेरे को कैसे ढूंढेंगे? कोई बता सकता है? खाली कॉन्सेप्ट बता दो सो दैट इट इज क्लियर इन द वीडियो। जब आप वीडियो देखें, बाकी बच्चे वीडियो देखें तो उनको क्लियर हो जाना चाहिए। यस, ओके, let's see students still they are not participating completely। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिए, ऐसे करेंगे तो नहीं मजा आएगा। ओके, लेट्स गिव चांस टू तानुष देशपांडे। यस, 24 divided by Na. 24 divided by Na, this will be your nothing but mass of magnesium atom in grams। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, 1 मोल, देखो एटॉमिक मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम्स का मास, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स मैग्नीशियम के अगर हैं तो उनका मास 24 ग्राम्स है। इतने एटम्स का मास 24 ग्राम्स है। वो पूछ रहा है एक एटम का मास कितना होगा। तो सिंपल है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर रेडी हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय Na, so that is nothing but 24 divided by 6.022 into 10 to the power minus 23 grams। ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इफ यू वांट आई कैन स्पीक आउट द वैल्यू फॉर यू पीपल ऑल्सो, यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो आपके लिए मैं लिख देता हूँ। आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली 3 मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, एग्जैक्टली 3.98 into 3.98 into 10 to the power minus 23 grams। 3.98 into 10 to the power minus 23 grams। Is that okay? Perfect है 100%? Okay, good। चल 11th क्वेश्चन का सी पार्ट क्या पूछा है? What is molality? Molality, how many of you can tell me? Molality, molality पूछा है उसने। molality पूछा है या molarity पूछा है? molality पूछा है। ओके, सो पहले तो आप मुझे बताओ ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 1 है या टाइप 2 है? याद करके बताओ। चैट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हो, यू कैन गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। टाइप 1, टाइप 2? टाइप 1, टाइप 2? You can give me the answers in the chat box. Yes, Yash, which type it is? Sir, type 1. Type 1, molality। अच्छा चल डिफाइन कर, उसी से पता चल जाएगा तेरे को टाइप 1 है या टाइप 2 है। Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। हाँ तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिपेंडेंट, मास पे डिपेंडेंट कौन से फैक्टर से? दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 2। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इसके सामने मैं मोलैरिटी भी लिख देता हूँ, मोलैरिटी भी लिख देता हूँ। मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, दिस इज योर टाइप 1। एंड एज फार एज आई एम रिमेम्बरिंग, मेरे को एकदम से याद आया 11th क्वेश्चन के सी पार्ट के आंसर के अंदर आपके आंसर शीट में गड़बड़ हुआ है, वहां पर मोलैरिटी डिफाइन कर दिया है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, मोलैरिटी डिफाइन कर दिया है। तो वो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने दोनों कर दिए यहाँ पर, बट वो करेक्ट कर लेना। इज दैट क्लियर? चल 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो जल्दी से फटाफट से। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.55 मिलीग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया उसने सब कुछ,
रिवर्स ऑर्डर में। अब इसमें यहाँ पर पता है उसने क्या चेक कर लिया है? उसने ये चेक कर लिया क्या आपको मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन याद है कि नहीं याद है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन याद है कि नहीं याद है? वो उसने चेक कर लिया है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कुछ सोल्यूशन दे पाते हैं। I mostly think most of the students should be having problem in this question. चलो कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये बताओ, पुट अ रेज हैंड सिंबल। कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ये पूरा क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा आपके साथ, बट पहले मुझे पता चलना चाहिए कितने लोगों को प्रॉब्लम है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.55 मिलीग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 1 मोल, 2 मोल, 1.5, 0.5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक ही स्टूडेंट है जिसने मेरे को रेज हैंड दिया है, बाकी सबने सॉल्व कर दिया है। ये बाकी सबने सॉल्व कर दिया है, तो उनसे पूछ लेते हैं यार। अच्छा, जितने लोगों ने रेज हैंड किया अभी वो डाउट वाले हैं? आर दे डाउट पीपल? पुट अ थम्स अप इफ यू आर डाउट पीपल। ओके गुड, तो ये सारे डाउट वाले हैं भाई। तो भाई प्रांजलि प्रजापति ने सॉल्व कर लिया है, दृष्टि ठक्कर ने सॉल्व कर दिया। यस दृष्टि, चलो आप ही बताओ। सर पहले तो मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। हाँ तो बोलो, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये आंसर ही मिलीग्राम में, तो हम लोग मिलीग्राम में लिखे तो 9.1 into 10⁻⁻25 मिलीग्राम। देखो -28 ग्राम्स होता है। दृष्टि इज कंप्लीटली राइट। 9.1 इंटू -25 मिलीग्राम्स लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मिलीग्राम्स दिया है। तो भाई हम यहाँ पर इसको, मैंने आपको आंसर दे दिया, ग्राम्स में ये वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के मास की। सिंस वो मिलीग्राम्स में है क्वेश्चन, तो हम मिलीग्राम्स में लेके चलेंगे। ओके बोलो अभी। फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें उसको वो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9.1 into 10 to the power -25 into 6.022 into 10 to the power 23, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकाल दिया आपने बच्चे? हाँ, तो 0.55 मिलीग्राम आएगा। 0.55 मिलीग्राम्स आएगा। तो भाई यहाँ पर आंसर आ गया, देखो डायरेक्टली आंसर आ गया। यही तो पूछा है उसने, 0.55 मिलीग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मोल्स हैं। तो यहाँ दिख गया, दैट इज 1 मोल। अब सपोज करो उसने क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू दिया होता। सपोज करो 0.55 की जगह पे उसने दिया होता लेट्स से 1 मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल्स हैं 1 मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहां तक तो स्टेप वही रहता, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आप ढूंढ लेते, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ढूंढ लेते, दैट वुड बी 0.55 मिलीग्राम्स। 0.55 मिलीग्राम्स is 1 mole, तो 1 milligram is how many moles? ऐसे कैलकुलेट करते, that is nothing but 1 divided by 0.55, आंसर आ जाता। Is that clear? Now this is alternate question that I have added in question number 12 का A part. This is not your question in the question sheet, but ऐसे questions expect करो। देखो मैंने क्वेश्चन के साथ आपको अल्टरनेटिव भी दे दिया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो मैंने सिंपल रखने के लिए आपको ऐसा कर दिया था, बट ऐसा वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। 0.55 मिलीग्राम की जगह पे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे सकता है कि these many electrons contains how many moles। तो उसको आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू 9.11 into 9.1 into 10 to the power -28 grams is the mass of 1 electron. Is the mass of 1 electron. Is that clear? Perfect है। चल let's see question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भाई फटाफट से। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 में बी पार्ट सी पार्ट है। गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, सिंपली कॉमन फैक्टर निकाल देना है। 12th के बी पार्ट के अंदर C6H12O6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो C3H6O3 डिवाइड बाय 12, नहीं उससे सिंपलेस्ट नहीं आ रहा है। देखो उससे सिंपलेस्ट नहीं आ रहा है, अभी और डिवाइड कर सकते हैं।
तो डिवाइड बाय 6 कर दो इसको, डिवाइड बाय 6, तो आपको आंसर मिल जाएगा CH6O, CH6O, फर्स्ट पोर्शन इंपेरिकल फॉर्मूला, फर्स्ट पोर्शन इंपेरिकल फॉर्मूला CH6O, बी पार्ट का आंसर CH6O डिवाइड बाय 6 कर दिया। अच्छा, फिर दूसरा क्या दिया है? C6H6, तो ये हो जाएगा CH। तीसरा क्या दिया हुआ है? CH3COOH, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आओ, C2H4O2, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो CH2O, ये आपका आंसर आएगा। C6H6 दूसरा है C6H6Cl6, ऐसा दिया है, डिवाइड बाय 6 CHCl, दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपका आंसर है जो मैंने बॉक्स में डाले हुए हैं, ये आपके आंसर है बी पार्ट के अंदर। सी पार्ट का, 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म, ओके, कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द लॉ इलस्ट्रेटेड ओवर हियर, आइडेंटिफाई द लॉ इलस्ट्रेटेड ओवर हियर। देखो सी पार्ट का आंसर वंस अगेन आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, तो आपको दिख रहा है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस भीष्म, व्हाट्स योर डाउट बच्चा, बोलो। सर ये बी पार्ट में आपने CH6O लिखा है ना, हाँ, वो CH2O नहीं होगा? ओ सॉरी, C12 है ना वो, हाँ सॉरी CH2O, सॉरी CH2O, C6H12O6 है, तो CH2O होगा वो। आई एम रियली सॉरी। गुड, चल आगे बढ़े। सी पार्ट का आंसर भी आ गया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट यू आर लकी इनफ इस साल वो लॉज निकाल ही दिए आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 13, empirical formula represents the simple whole number ratio of various elements present in a compound. Give the relation between empirical formula and molecular formula. Simple. Question number 13 is simple. कैसा है भाई? बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है? empirical formula और molecular formula के बीच में रिलेशन, तो molecular formula is equals to empirical formula into n, है ना? ये आपका रिलेशन होगा। अच्छा, इसमें n की वैल्यू भी लिख के आना, that is empirical mass, sorry, that is molar mass, that is molecular mass divided by empirical mass, ये भी लिख के आओ। इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देना है अपने को, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। टीचर घर पे आना चाहिए, क्या करने के लिए? किस्सी लेने के लिए आपकी। इज दैट क्लियर? बस यही इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। अच्छा, बी पार्ट में उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज। सिंपल है ना? अच्छा बताओ, किसी को प्रॉब्लम है एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी भी कैलकुलेट करने में? वो टेबल बना के आपको सॉल्व करना है, पूरा टेबल बना के। मैं टेबल की हेडिंग्स आपको वापस दे देता हूं, आई जस्ट गिव टेबल हेडिंग्स ओवर हियर। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर एलिमेंट आएगा, उसके बाद आएगा आपका परसेंटेज, उसके बाद आपका आएगा ये क्या बोलते हैं, मोल्स, दैट इज नथिंग बट जो भी परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड बाय मोलर मास कर दो, तो आपके मोल्स आ जाएंगे। फिर आपको निकालने हैं रिलेटिव मोल्स। कैसे निकालते हैं? ये वाले कॉलम के अंदर जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव मोल्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? रिलेटिव मोल्स जैसे ही आ जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स के बीच में मोल्स का रेशो क्या है, वहां से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? वापस से ये चीज रिपीट कर देता हूं, मैंने क्लास में भी ये चीज बोली हुई है, मैं वापस से यहाँ पर डाल देता हूं। अगर रिलेटिव मोल्स के अंदर वैल्यू ऐसी आ रही है 1.2 एंड 1, तो आप इस 1.2 को अप्रोक्सीमेटली 1, और ये तो 1 था ही। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर वैल्यू आती है 1.5 एंड 1, ऐसी वैल्यू आती है, तो 1.5 को ना ही 2 लिख सकते हो ना ही 1 लिख सकते हो, लेकिन हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करके होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है होल नंबर में, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर होगा, वो होएगा x2, दैट इज इफ दिस इज योर x, दिस इज योर y, तो x2 y3, whereas in this case it would be xy only, in this case it would be xy only। ये वापस से मैंने रिपीट कर दिया है so that आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए यहाँ पर। इज दैट क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 13 में सी पार्ट, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट का मैं आपको आंसर दे दूं, बी पार्ट का मैं आपको आंसर दे दूं, वो आपके वहां पर अपडेटेड ही है, बट इसका आंसर सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज C2H4Br. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइनल आंसर दे दिया मैंने, C2H4Br. इज दैट ओके? C2H4Br2, सॉरी Br2. और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हैं, CH2Br. ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, ठीक है? ओके. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सिंपली it is nothing but the ratio of the moles of one substance to the total moles of the solution, perfect है? क्लियर है ये चीज? गुड. चल क्वेश्चन नंबर 14 सेम, क्वेश्चन नंबर 14 सेम. मैं इसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं दूंगा, जो 13 के अंदर हमने किया है वही. अब उसमें उसने देखो आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो बी पार्ट है, उस जो बी पार्ट है उसकी बात कर रहा हूं. पहला वाला जो पार्ट है वो तो आपको पता है कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कौन सा लॉ है ये? पहले वाले पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर कौन सा लॉ है? ओके, भीष्मा टेल मी. सर गैसियस लॉ. हाँ, गैसियस लॉ, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. इज दैट क्लियर? पूरा लिखना है, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. अच्छा, सेकंड के अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना. सेकंड के अंदर ना आपको एक ट्रिक कर दिया उसने. सेकंड पार्ट के अंदर उसने आपको परसेंटेज भी दिया है, ऊपर देखो यहाँ पर ये वाले टेबल में देखो, परसेंटेज भी दिया है और सीधा रिलेटिव मोल्स भी दे दिया है. आपको ये पार्ट कैलकुलेट ही नहीं करना है, आपको सीधा ये देखना है, रिलेटिव मोल्स दिया हुआ है, सीधा डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, और आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे? क्या मिल जाएगा? रिलेटिवली मोल्स मिल जाएंगे आपको. इज दैट क्लियर? सीधा रिलेटिव मोल्स दे दिया है उसने. सिंपलेस्ट रिलेटिव मोल्स के बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है. दैट्स योर कॉलम नंबर लास्ट, सिंपलेस्ट रेशियो. उसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड कर देते हो सबसे. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. तो बस आपको रिलेटिव मोल्स दिए हैं 1.25, 1.88. 1.25 से दोनों को डिवाइड कर देना है. इन दिस केस यू विल गेट द आंसर एज दिस, 1 and 1.5. आपको ऐसा आंसर मिलेगा. तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. देखो मैंने 13th क्वेश्चन के अंदर ही लॉजिक दे दिया था आपको, 13th क्वेश्चन ही लॉजिक दे दिया था. परसेंटेज का कुछ नहीं करने का. पंथ पूछ रहा है सर परसेंटेज का क्या करने का? वही तो मैं बोल रहा हूं, वो परसेंटेज आपको गुमराह करने के लिए दी गई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ. नहीं देखना है वो. इज दैट ओके? परफेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. I think I do not need to solve A part. I do not need to solve B part. कोई है डाउट वाला A या B पार्ट में? एवोगैड्रोस नंबर देना है, आता है. मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, आता है. 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 17 से. तो आंसर आएगा 34 ग्राम्स ammonia gas. Calculate the volume of ammonia gas produced at STP when 140 grams of nitrogen gas reacts with 30 grams of hydrogen gas. करेक्ट है? तो सी पार्ट के अंदर भी आई थिंक कुछ बताने वाली जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज प्लीज ये क्लियर कर लेना, ये मैं क्लास में भी अनाउंस करूंगा, ये मैं क्लास में भी अनाउंस करूंगा. क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मैंने आपको क्लास में बताया था कि एसटीपी के लिए आप वैल्यू लोगे 22.7 लीटर्स, याद है? और एनटीपी के लिए लोगे 22.4 लीटर्स. लेकिन आई वॉज गोइंग थ्रू योर एनसीईआरटी, जो कि बहुत ही रेयर होता है मेरे केस में, मैं बहुत ही कम देखता हूँ एनसीईआरटी. बट जब मैंने एनसीईआरटी देखा तो उन लोगों ने दोनों ही केसेस के लिए 22.4 यूज किया हुआ है. हर जगह पे एवरीवेयर दे हैव यूज्ड 22.4. Now it's an old convention, since अभी एनसीईआरटी लेटेस्ट प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए 22.7 जो है वो अपडेट हुआ नहीं.
बट एक्चुअली में एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस 22.7 होता है. 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 22.7 लीटर्स. लेकिन हम यहाँ पर 22.4 लीटर्स ही लेके चलेंगे. इसीलिए मैंने आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर भी 22.4 लेके ही सॉल्व किया है. इज दैट क्लियर? प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा. वो करेक्ट है, बट सिंस एनसीईआरटी अभी ओल्ड कन्वेंशंस पे ही चल रही है तो हमको 22.4 लेके ही चलना पड़ेगा. क्योंकि जो टीचर्स एनसीईआरटी फॉलो करती हैं और एकदम बुकिश पढ़ाती हैं उनके लिए तो भाई 22.4 ही रहेगा. दे आर नॉट गेटिंग अपडेटेड. लेटेस्ट क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है. इज दैट ओके? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन. चलिए 16th क्वेश्चन. Given compound always contains exactly same number, same proportion of elements by weight. कौन सा लॉ है भाई? कौन सा लॉ है? Which law is this? Same proportion by weight. Yes, धनुष्का बता दो फटाफट से. चलो. Law of constant proportion. Very nice. Law of constant proportion या law of definite proportion. देखो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है लेकिन कई बार आ जाता है. Name the scientist who proposed it. Name the scientist who proposed this law. Joseph Prost. Joseph Prost is the scientist जिन्होंने ये प्रपोज किया था. वो लिख लीजिएगा. मेरे सोल्यूशन में भी आपको दिख ही जाएगा, बट लिखना हो तो लिख लीजिएगा. सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट मुझे सॉल्व नहीं करना है. बहुत सॉल्व कर लिया. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल है. पहले मोल्स निकालेंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे. मोल्स निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मार्क का क्वेश्चन. आप देख रहे हो कितने चिंदी क्वेश्चन आते हैं. और मेरे से पढ़ने के बाद तो बच्चे वैसे ही बहुत खुश रहते हैं. सर आप इतना अलग लेवल पे चले जाते हो कि ये सब क्वेश्चंस तो एकदम पपलू लगते हैं सर, है कि नहीं? और यही है आपके भाई, यही क्वेश्चंस हैं आपके जो स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं. इट्स ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच हैज टू बी क्लियर. इफ दैट इज क्लियर देन एवरीथिंग इज ओके. करेक्ट. 17th क्वेश्चन. How many moles of dioxin are present in 64 grams of dioxin? अरे यार क्या है यार, कैसे क्वेश्चन है सर? Not done sir, not done. ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम we are not. और देखो गधे ने मोलर मास भी दे दिया है. अब यहाँ पर गधा तो मैं ही हूँ क्योंकि मैंने ही बनाया है क्वेश्चन, है ना? तो देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन है यार. ये आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट देने वाला हूँ. ये जो क्वेश्चंस है आपको पता है ये क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हैं? ये आपके क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे रिनाउंड स्कूल्स हैं ना अहमदाबाद में, उन रिनाउंड स्कूल्स के जो मिड टर्म पेपर्स होते हैं, फाइनल पेपर्स होते हैं, उनमें से निकले हुए क्वेश्चंस हैं ये. सो यू गेट, योर टीचर्स आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द बैकग्राउंड. सारे पेपर्स लिस्ट डाउन करके उनमें से हमने चैप्टर वाइज निकाल के रखे हुए हैं. हमने जितने भी स्कूल टीचर्स हैं अहमदाबाद के, रिनाउंड टीचर्स, रिनाउंड स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, इनफैक्ट ऑल द स्कूल्स आर रिनाउंड इन अहमदाबाद, तो वो जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स का हमने पेपर्स कलेक्ट किए हैं, उनके माइंड सेट को पढ़ लिया है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसी तरीके से हम अपने कीस्टोनाइट्स को पढ़ाते हैं. एंड दैट इज हाउ यू नो द माइंड गेट्स डेवलप्ड. हमें पता चलता है कि हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड. डिफरेंट कंपाउंड्स. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओबेड बाय अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा. सिंपल है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सब लोग एग्री करते हैं. चलो डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला. कोई डिफाइन कर सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? कैन एनीबॉडी डू दैट फॉर मी? यस कुशल, गो अहेड. Sir, the formula which gives the least number of molecules. No. The language is wrong. The language is wrong. भावना पहुंच गई है मेरे तक, लेकिन लैंग्वेज गलत है. यस यश. Sir, empirical formula gives the simplest ratio of atoms in that molecule. Very nice. Simplest ratio of atoms in a molecule. That's the perfect language. कुशल, आपकी भावना मेरे तक पहुंच गई थी, लेकिन वही देखो, मैंने ये भावना ही चेक करनी चाहिए. मेरे तक तो पहुंच गई, लेकिन आपके एग्जामिनर तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वो आपकी लैंग्वेज से ही पता चलता है. तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप उस चीज को अच्छे से बढ़िया से सीख लें. Question number 18, once again same
I don't want to solve this. Question number 18th सेम है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 19th. क्वेश्चन नंबर 19th का A part. Atoms have very small mass, and so usually the mass of atoms are given relative to standard called atomic mass unit. What is atomic mass unit? What is atomic mass unit? कौन बता सकता है? देखते हैं कितने बच्चों ने सर के मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स को अच्छे से देखा है. ओके, लेट्स गिव चांस दिस टाइम टू सेम ही बच्चे हैं. विश्वा मोदी. यस विश्वा. 1/12 the mass of C12 atom. वेरी नाइस. 1/12 the mass of C12 एटम ना लिख के उसको ऐसा लिखो 1/12 the mass of C12 आइसोटोप एटम. ठीक है, ऐसा आइसोटोप वर्ड डाल देना, क्योंकि कुछ स्टर्बन टीचर्स होती हैं वो आइसोटोप के लिए आपका 1 मार्क काट देगी. ठीक है, तो वो आइसोटोप एटम लिख देना, बिकॉज कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. सो C12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ. इज दैट ओके? C12 आइसोटोप एटम. ओके ग्रेट. 19th का B part. In the reaction, this identify the limiting reagent. अरे यार, in a reaction mixture containing 5 mole of A and 2.5 mole. अच्छा मोल्स ही दे दिए, सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. अच्छा दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 1 है, तो जिसके मोल्स लेस है, B के लेस है, B is the limiting reagent. ठीक है. Calculate the mass of NaOH required to make 500 ml of 0.5 molar aqueous solution. कौन बता सकता है मेरे को इसका पाथ? कौन बता सकता है? गिव मी द पाथ. मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड. यस दृष्टि, गो अहेड, बोलो. सर मोलैरिटी वाली फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को हम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन. वेरी नाइस. तो यार ये तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड बी एंडिंग दिस सेशन नाउ, because students are becoming overconfident in the questions, है ना? इतने बढ़िया आंसर्स दे रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर्स जैसे सर ने सिखाया क्लास में वैसे ही बच्ची ने देखो समझाया कि मोलैरिटी एक्चुअली होता है मोल्स बाय वॉल्यूम सर, लेकिन मोल्स को हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, और डायरेक्टली हम गिवन मास के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत अच्छी दृष्टि, सुपर्ब. ऑल द स्टूडेंट्स इन फैक्ट फॉर दैट केस, because students are answering, students are interacting, तो उससे पता चल रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन का फायदा भी हो रहा है, और हमको क्लैरिटी भी आ रही है कि सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यस, परफेक्ट. अच्छा, मैं इसी तरीके से सिर्फ सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ना, उसका एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट जो है आपके उसी क्लासरूम में डालूंगा. ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व दैट and we can discuss those questions in one of the classes. Perfect है, clear है. आज की क्लास खत्म होते ही वो आ जाएगा. अच्छा, बाई चांस अगर मैं भूल जाऊं डालना, तो प्लीज आप में से कोई एक बच्चा मेरे को मैसेज करके याद दिला दे कि सर आपने वो न्यूमेरिकल्स का बोला था, अभी तक शीट आई नहीं है. इज दैट ओके? गुड. चल अब मुझे बताओ, शुड आई कंटिन्यू अहेड और शुड आई एंड? कोई क्वेश्चन में डाउट है? अब मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट है एंड तक तो बताओ. 21 से लेके 28 तक मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको दिखे. नहीं, उससे ज्यादा जूम आउट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, चलो 21 से लेके 28 तक क्वेश्चंस देख लो. पहले ये वाले देखो, 21, 22, 23. इनमें से कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन डाउट? पुट अ रेज हैंड सिंबल. ओके, चल 24, 25, 26, 27, 28. कोई भी पार्ट में डाउट है? Anywhere you have doubt, please put a raise hand symbol. इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चे. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये शीट मेरी दिल लगा के कर ली और उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जैसे दृष्टि ने एकदम परफेक्टली आंसर दिया, सर कॉन्सेप्ट ये है लेकिन उसने पूछा ये है, तो इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला को इस तरीके से क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. तो बस ये चीज आपको समझनी है मेरे बच्चे. दिस इज व्हाट इज बेसिकली प्लेइंग विद योर माइंड. इज दैट ओके? अब मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस है ना, थोड़े बेसिक वाले ही रखे हैं. अब सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के बेस पे मैं
पूरा डिटेल्ड न्यूमेरिकल सिर्फ बेस्ड ऑन सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री डालने वाला हूं. इज दैट ओके? उनको आप सॉल्व करिए एंड सॉल्व करके ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड we will be solving some questions based on those numerical sheets. ठीक है? आने वाले वीक के अंदर हम लोग रिवीजन क्लासेस करने वाले हैं. There is not going to be any regular class because आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम रिवीजन कर रहे हैं. यहाँ तक जो भी सिलेबस हुआ है वो रिवीजन शेड्यूल आज शाम तक आपके ग्रुप में आ जाने वाला है. टाइम स्लॉट भी आ जाएगा. इट्स नॉट इन योर रेगुलर क्लासेस. देयर इज डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर रिविजन्स डिवाइडेड, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ रिवीजन है, तो इसीलिए हमने टाइम स्लॉट्स अलग कर दिए हैं. तो वो टाइम स्लॉट्स के साथ आपका आ जाएगा. कौन सा टॉपिक हम कराने वाले हैं वो भी आ जाएगा. तो इफ यू फील यू वांट टू गेट इनटू दैट रिवीजन क्लास, प्लीज अटेंड दैट रिवीजन क्लासेस. इज दैट ओके? इसी तरीके से हम कुछ शीट लेके उसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टीच मच. जहां जो क्वेश्चन में, जो टॉपिक में डाउट होगा वो हम पढ़ा देंगे, but we are not going to teach in those revision classes. We are going to give you an idea about how the questions might be asked in your upcoming exams. Is that okay? Perfect है. चल, तो यहाँ पर एक अच्छा चीज हो गया कि हमको क्वेश्चंस और राइटिंग पैड सामने सामने दिख गया, तो थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है सेशन. क्वेश्चन भी दिखता है, सर क्या लिख रहे हैं वो भी दिखता है. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर wishing Teachers Day. Some people are wishing in chat box. So thank you so much. I know I am not allowed to unmute you. So I have taken all your wishes. Thank you so much. Bless you all. God bless you. And I suppose this practice session has helped you to clear some questions out in your mind, that how the questions from chapter 1 might be asked. Is that okay? Perfect? Hai? Good. Chal. God bless you all. Keep smiling. Have a nice weekend and take care. Be positive. All right. Bye-bye.